हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर माई लवर फ्रेंड। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 11 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम शियन है, वो इस ड्रामा के फीमेल लीडर अपनी दोस्त यांग को ग्रेजुएट होने पर कंग्रेचुलेशन कहता है। यांग कहती है कि मैं विश करती हूँ कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। अब यहाँ पर इनका एक फ्रेंड फांग बहुत इमोशनल हो जाता है और शियन और यांग से कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को बहुत मिस करने वाला हूँ। ये सुनकर ये दोनों भी अपसेट हो जाते हैं। शियन यांग से कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद तुम मुझे याद रखना। यांग भी काफी इमोशनल हो गई होती है। ये शियन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। यांग शियन से कहती है कि क्या तुम रोने वाले हो? तुम रोना नहीं। तो शियन कहता है कि मैं नहीं रो रहा हूँ। यांग कहती है कि मैं तुम्हारे आंसू साफ कर देती हूँ, लेकिन इसी बहाने ये शियन के फेस पर केक लगाकर हंसने लगती है। इसी के साथ ये सब लोग एक दूसरे के चेहरे पर केक लगाने लगते हैं। अब यांग शियन के पास आकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शियन कहता है कि मैं चांद की कसम खाकर कहता हूँ कि इस जिंदगी में तो मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम ही रहोगी। यांग हंसते हुए कहती है कि इस बात में कोई शक नहीं है। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। शियन यांग को काम पर जाने के लिए उठा रहा होता है तो यांग कहती है कि मेरा काम 9 बजे शुरू होता है। शियन कहता है कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमें आज लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। शियन कहता है कि आज तुम्हारा काम का पहला दिन है, इसलिए तुम्हें उठ जाना चाहिए। शियन के उठाने पर यांग उठ जाती है। अब शियन लिविंग रूम की सफाई करने लगता है। यांग बाहर आकर कहने लगती है कि फांग और चियांग कहाँ पर हैं? शियन कहता है कि वो तो कल रात ही वापस चले गए थे। यांग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम कल रात चियांग के साथ लिविंग रूम में सोए थे? शियन कहता है कि तुमने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और चियांग ने भी काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। तुमने उसको यहीं पर उठने के लिए कह दिया। मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए फिर मैं अकेला इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था तो इसके साथ रुक गया। अब शियन और यांग जब काम पर जा रहे होते हैं तो यांग शियन से कहती है कि तुम आराम से कार चलाना, मैं अपना मेकअप करने वाली हूँ। यांग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो। शियन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर भरोसा नहीं है? शियन बहुत आराम से कार चला रहा होता ताकि यांग का मेकअप खराब ना हो। यांग कहती है कि तुम्हें इस तरह से चियांग को अकेले घर पर नहीं छोड़कर आना चाहिए था। तो शियन कहता है कि तुम्हें काम पर छोड़ने के बाद मैं उसको हैंडल कर लूंगा। यांग कहती है कि मुझे कुछ खरीद देना चाहिए था, मुझे काफी भूख लगी है। शियन कहता है कि पीछे वाली सीट चेक करो। ब्रेकफास्ट देखकर यांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शियन कहता है कि इन बैग्स में क्या है? यांग कहती है कि इनमें मेरे कपड़े हैं। मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपना यूनिफॉर्म ऑफिस में छोड़ा करूंगी ताकि ऑफिस पहुंचने तक मैं अपने कपड़े पहन सकूं। ये सुनकर शियन मुस्कुराने लगता है। अब क्रेडिट ऑडिट ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर कैन अपने सेक्रेटरी के साथ आते हैं। ये कॉफी देखकर कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर नई कॉफी शॉप खुली है? तो इनका असिस्टेंट कहता है कि हाँ। डायरेक्टर हंसते हुए इस एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये बाल संभालना मुश्किल होंगे। जैसे ही डायरेक्टर यहाँ पर जाते हैं तो असिस्टेंट इन सबको बताता है कि कचरे से तुम लोगों की अटेंडेंस में फर्क पड़ सकता है और जल्दी से तुम अपने बाल भी बांध लो। ये सुनते ही सभी एम्प्लॉय सफाई करने लगते हैं। शियन यांग को ऑफिस लेकर आ जाता है। इससे पूछता है कि क्या कल भी तुम्हें राइड चाहिए? तो यांग कहती है कि नहीं, मेरी कार दोपहर तक आ जाएगी। शियन यांग से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्टर यांग का पहला दिन अच्छा गुजरेगा। यांग अपने आप को शीशे में ही देखे जा रही होती है तो शियन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ परफेक्ट है। यांग अब शियन को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही शियन को कॉल आती है कि लाइव स्ट्रीम का वक्त हो गया है। शियन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगा। अब यांग के बारे में बताया जाता है इसने फाइनेंस में PhD की हुई है और ग्रेजुएशन के फौरन बाद इसने रिस्क कंट्रोल का एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया था जिसकी वजह से यांग का इंडस्ट्री में एक नाम बन गया है और अब यांग इस ब्रांच के क्रेडिट ऑफिस की डायरेक्टर है। डायरेक्टर इन सब से कहने लगते हैं कि यांग हमारे लिए रोल मॉडल है। इसकी एज अभी 30 नहीं है लेकिन इसकी अचीवमेंट्स हमसे कहीं ज्यादा हैं। इतने में ही यहाँ पर यांग आ जाती है। अब शियन को दिखाया जाता है जो कि इशू गुरमे का CEO है। शियन अपने असिस्टेंट से एक रेस्टोरेंट के बारे में बात करता है जहाँ पर रूम रिजर्व करवाना काफी मुश्किल होता है। ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम इस रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा प्राइवेट रूम रिजर्व करवा सकते हो, वो भी मिस यांग के नाम पर। तो इसका असिस्टेंट कहता है कि मैं ऑनर से बात करता हूँ। दूसरी तरफ यांग अपने आप को सभी एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब 2 लाइव स्ट्रीमर्स को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में दिखाई दे रही होती हैं। इन दोनों लाइव स्ट्रीमर्स की टीम के मेंबर्स आपस में बात कर रही होती हैं। क्योंकि टीम मेंबर कहती है कि किसी प्रोडक्ट की 100% क्वालिटी होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ ये 3 बैग्स ही खराब निकले हैं और किसी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इस पर शंगनीना की टीम मेंबर कहने लगती है कि ये ज्वाइंट लाइव स्ट्रीम थे, बहुत सारे लोग ये लाइव स्ट्रीम शंगनीना की वजह से देख रहे थे, इसलिए इसकी जिम्मेदार हमारी टीम है। शियन से कहता है कि तुम वो प्रोडक्ट लिस्ट से निकाल लो
और माफी मांग लो। यू कहती है कि मैंने शिनहे मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। शियन कहता है कि ये शंगनीना की पहली लाइव स्ट्रीम थी। इस बात पर यू को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहती है कि ये शंगनीना की नहीं बल्कि मेरी लाइव स्ट्रीम है। ये कहने लगती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में एक्सपायर होने वाला है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितनी बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स आ रही हैं। अगर आज मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ हमारी दोस्ती की वजह से हूँ। शियन कहते हैं कि 8वां नोटिस जो तुम्हें इस महीने में मिला है, तुम फिक्र नहीं करो, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेते हैं। यू कहते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़ेगी कहकर ये चली जाती है। दूसरी तरफ यांग जब अपने ऑफिस में जाती है तो इसका पूरा ऑफिस फाइल से भरा होता है। इतने में यहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और अपने असिस्टेंट को डांटने लगते हैं कि तुम्हें मिस यांग का ऑफिस एक हफ्ते पहले ही तैयार करवा देना चाहिए था। यांग से कहने लगता है कि अभी के लिए तो तुम्हें बाकी सबके साथ वर्क स्टेशन शेयर करना पड़ेगा। यांग कहती है कि कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे सबको जानने का मौका मिल जाएगा। अब ये सब लोग शंगनीना को कन्विंस कर रहे होते हैं कि वो अपनी आज की लाइव स्ट्रीम पूरी करे। शंगनीना अपने मैनेजर से कहती है कि तुम इतनी जल्दी उनकी बात क्यों मान गई हो। तो मैनेजर कहते हैं कि इन्होंने हमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है फूड सिलेक्टर के लिए। ये सुनकर शंगनीना मान जाती है। अब फांग ऑफिस आ जाता है। ये शेन से कहता है कि क्या तुम पागल हो। तो शेन कहता है कि हम दोनों में से इस वक्त पागल कौन दिखाई दे रहा है। फांग कहता है कि ये उतर नहीं रहा इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। फांग शेन से कहता है कि अगर प्रोडक्ट में कोई मसला हो भी गया है तो यू इस मसले को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। दूसरी बात ये कि फूड लाइव स्ट्रीम की आधी मार्केट उसकी है। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ उसी की पॉपुलैरिटी की वजह से हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। शेन कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर हमारी कंपनी सिर्फ यू की वजह से ही चल रही तो भी मुझे लगता है कि इस कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है। शेन कहता है कि तुम बात को समझो, यू और हम एक ही सिचुएशन में हैं, इसलिए हम अभी उसकी बात मानकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब शेन यांग को रूम रिजर्वेशन का मैसेज कर देता है। ये देखकर यांग खुश हो जाती है। यांग कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अपने कोलीग्स को लंच की ट्रीट देना चाहती हूँ। यांग अब सबको आकर कहती है कि आज मेरा पहला दिन है तो मैं आप सब लोगों को लंच करवाना चाहती हूँ, लेकिन सभी कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से चले जाते हैं। फैंग आकर शेन को बताता है कि यूने टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और शेन उसको मैसेज करके कहता है कि क्या कोलीग्स ने तुम्हें ज्वाइन नहीं किया। तो यांग कहती है कि वो सब बिजी थे इसलिए मैं बैंक के कैफेटेरिया से लंच कर रही हूँ। इसका खाना हमारे स्कूल के कैफेटेरिया से अच्छा है। शेन कहता है कि फिर तुम मुझे भी ये भेज दो, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। यांग इसको कहती है कि मेरे कपड़ों वाला बैग तुम्हारी कार में ही रह गया है, तुम डिलीवरी के जरिए वो मुझे भिजवा दो। शेन कहता है कि मुझे जाना होगा। तो फैंग कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। शेन कहता है कि यांग के पास। अब शेन इसके कपड़े लेकर ऑफिस आ जाता है तो यांग हैरान होते हुए कहती है कि तुम तो खुद ही आ गए हो। शेन कहता है कि तुम 500 यॉन मुझे ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर यांग मुस्कुराने लगती है। शेन कहता है कि अभी नीचे मुझे एक बहुत अच्छी लेडी मिल गई थी, उन्हें ये बेचने में काफी स्ट्रगल हो रही थी तो मैं ये तुम्हारे लिए खरीद लाया। यांग से कहती है कि तुम ये सब में बांट दो। शेन को इसके कैफेटेरिया का खाना ट्राई करना हो तो यांग इसे ये खाना पैक करके दे देती है। यांग अब शेन से कहती है कि मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ कर आती हूँ। सभी दोनों लिफ्ट में होते तो शेन यांग को एक नेकलेस दिखाता है। यांग ये नेकलेस देखकर हैरान हो जाती है, कहती है कि ये तो वही नहीं है जो मैंने ग्रुप में भेजा था। शेन कहता है कि तुमने ग्रुप में 2 नेकलेस भेजे थे और तुमने कहा था कि तुम्हें दोनों ही नेकलेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। चंग ने मुझे बताया कि तुमने दूसरा नेकलेस खरीद लिया है तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये नेकलेस तुम्हारे लिए खरीद लेते हैं, तुम इसे हमारी तरफ से वेलकम गिफ्ट समझ सकती हो। यांग कहती है कि तुम ये पहनाने में मेरी मदद कर दो। शेन यांग को नेकलेस पहनाता है। यांग ये नेकलेस देखकर कहने लगती है कि ये नेकलेस बहुत प्यारा है। तो शेन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस हैंडसम डिलीवरी बॉय की तारीफ होनी चाहिए। ये सुनकर यांग साइड पर खड़ी हो जाती है तो शेन कहता है कि तुम क्या कर रही हो। यांग कहती है कि तुम काफी ब्राइट हो, कहीं मैं अंधी ना हो जाऊं। ये सुनकर शेन हंसने लगता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो शेन कहता है कि क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगी। तो यांग कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने भी आई थी और मुझे यहाँ पर मीटिंग अटेंड करनी थी। ये सुनकर शेन हंसने लगकर कहता है कि क्यों ना हम लोग आज साथ में डिनर करें। तो यांग कहती है कि मैं आज ओवर टाइम काम करने वाली हूँ तो तुम मेरा इंतजार मत करना। शेन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए बहुत बिजी हूँ। ये कहकर शेन यहाँ से चला जाता है। अब यांग जब मीटिंग से बाहर आती है तो उसको मालूम होता है कि यू ने शेन की कंपनी छोड़ दी है। ये देखते ही यांग जल्दी से फांग को कॉल करती है। यांग फांग से इस बारे में पूछती है तो फैंग कहता है कि शंगनीना और यू का लाइव स्ट्रीम के दौरान एक खराब प्रोडक्ट की वजह से बहस हो गई थी, जिसकी वजह से शेन ने ये फैसला किया कि वो यू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। यांग कहती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद शेन मुझसे ऐसे मिलकर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फांग कहता है कि तुम तो शेन को जानती ही हो। अब यांग शेन को कॉल करके कहती है कि हम दोनों डिनर करने के लिए चलते हैं। अब यांग शेन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आ जाती है। शेन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकते हो। शेन कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, इस रेस्टोरेंट की एक नई डिश है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इनका रिब चिकन पॉट पसंद है। मैं इन दोनों में से
एक डिश सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दोनों भी ऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि हम इतना सारा खाना नहीं खा पाएंगे। यंग कहती है कि तो तुम इसको एक बड़ा मसला कह रहे हो। शेन कहता है कि हाँ मेरे लिए तो एक मसला है। यंग कहती है कि फिर मैं तुम्हारा ये मसला हल कर देती हूँ। इस बार हम रिब चिकन पॉट खाएंगे और अगली बार हम दोनों यहाँ की स्पाइसी फिश खाने के लिए आ जाएंगे। शेन कहते हैं कि ठीक है। यंग कहती है कि मैंने तुम्हारे और यू के बारे में न्यूज देखी है। शेन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। यंग पूछते है कि क्या तुम्हें इसकी वजह से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। शेन कहता है कि मुश्किल तो होगी लेकिन मसला इतना क्रिटिकल नहीं है। यंग कहती है कि फिर सही है। शेन कहता है कि तुम अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो, तुम्हारे कोलिग्स तुम्हारे साथ लंच पर नहीं गए या फिर तुम्हें तुम्हारा ऑफिस ना मिलने पर तुम अपसेट हो या फिर तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें डरा रहा है। यंग कहती है कि डायरेक्टर मुझे सिर्फ ये बताना चाहता है कि इस डिवीजन का इंचार्ज वो है, मैं नहीं, और जहाँ तक बात रही ऑफिस की तो वो अब तक तैयार हो गया होगा। शेन कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। अब ये दोनों जब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो शेन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कम्युनिटी छोड़ने के लिए जाऊंगा, उसके बाद फैंग मुझे वहाँ से आकर पिक कर लेगा। यंग कहती है कि दिन के वक्त फैंग तुम्हारा पार्टनर होता है और रात में वो प्लेयर हाउस का ऑनर बन जाता है। यंग इससे कहती है कि तुम मुझे फैंग की कोई फोटो दिखाओ। तो शेन कहता है कि मेरे पास उसकी फोटो नहीं है, और वैसे भी तुम चियांग के बहुत क्लोज हो। फैंग को उससे बहुत डर लगता है, अगर चियांग गुस्सा हो गई तो फैंग को जमीन पर सोना पड़ेगा। यंग कहती है कि तुम गलत कह रहे हो, चियांग उसको जमीन पर नहीं सुलाएगी बल्कि फांग को अपने बेटे के साथ सोना पड़ेगा। शेन कहता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पहले ही फांग का बेटा पैदा हुआ था लेकिन अब वो 6 साल का हो गया है। यंग कहते है कि हाँ वाकई में वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। शेन कहता है कि हम दोनों भी तो एक दूसरे को 13 सालों से जानते हैं। अब ये दोनों जब वापस आते हैं तो फांग पहले ही शेन का यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। शेन यंग से पूछता है कि वीकेंड पर तुम्हारा क्या प्लान है। यंग कहती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुनते ही शेन और फैंग हंसने लगते हैं। यंग कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें फोर्स नहीं करती, ये तुम्हारा लक है। तो शेन कहते है कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरी मॉम भी हर वक्त मुझे फोर्स करती रहती है शादी करने के लिए। फैंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए। मेरी वाइफ आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नॉवेल्स पढ़ रही है। मेन लीड्स अपनी मॉम की खातिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं। यांग और शेन एक साथ कहते हैं कि तुम मजाक मत करो। अब शेन जब कार में बैठ जाता है तो ये यांग को इसके ब्लाइंड डेट के लिए गुड लक कहता है और ये कहने के बाद ये यांग को चढ़ाने के लिए उल्टी शक्लें बनाने लगता है। यांग ये देखकर हंसने लगते, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। फांग कहता है कि अब तुम बस करो। फांग यांग से कहता है कि ना बाजू पीछे कर लो वरना विंडो में आ जाएगा। ये कहकर फांग शेन को यहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में फांग शेन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यांग को डेट कर लेना चाहिए। शेन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फांग कहता है कि मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। शेन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फांग कहता है कि यांग का जो फर्स्ट लव था वो भी तो उसका दोस्त था। यांग कहता है कि उनकी दोस्ती हमारी दोस्ती जैसी नहीं थी। शेन कहता है कि मैं अपने दोस्त को भला कैसे डेट कर सकता हूँ। फांग कहता है कि मैं तो वैसे ही कह रहा था, तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। शेन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर मेरी यांग को लेकर नियत खराब है तो हम दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाए। फांग कहता है कि मैं ड्राइव करूँ, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। इतने में ही इनकी टक्कर एक बाइक से हो जाती है। ये सब देखकर शेन खुद भी हैरान होता है, कहता है कि क्या ये किसी किस्म का कर्ज है। फांग कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था, अब तुमने अंजाम देख लिया है ना। शेन जब वापस घर आ रहा होता है तो उसको कचरे के डब्बे से एक फ्लावर पॉट मिलता है। शेन उसको उठाकर घर ले आता है। मॉम शेन को देखकर कहने लगती है कि ऊपर जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही शोर करते हैं। शेन कहता है कि पुरानी बिल्डिंग्स की साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप मूव कर जाए, लेकिन आप मेरी बात मानती ही नहीं है। मॉम कहती है कि मैं तो मूव कर सकती हूँ लेकिन मैं अपने साथ ये पेड़ पौधे नहीं लेकर जा सकती। मॉम अब शेन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम डिनर के लिए यांग को घर पर ले आओ, बाहर खाने और घर पर खाने में बहुत फर्क होता है। शेन कहता है कि आपको कैसे मालूम कि मैं यांग के साथ डिनर पर गया था। मॉम कहती है कि पहले तुम सिर्फ फांग के साथ हैंग आउट करते थे, अब चूंकि यांग वापस आ गई है तो ये जाहिर सी बात है कि तुम उसके साथ हैंग आउट करोगे। आज शेन की कंपनी ने शंगनीना के साथ एक लाइव स्ट्रीम अरेंज करवाई होती है, सब लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। शेन का असिस्टेंट इससे कहता है कि तुम्हारा कफलिंग कहाँ पर गया। शेन भी देखकर हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये कहाँ चला गया। फांग कहता है कि गाड़ी में तो कफलिंग लगा हुआ था। अब ये दोनों इस कफलिंग को यहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं। शंगनीना अपना एक इयररिंग शेन को उतार कर देती है और कहती है कि हो सकता है कि इससे तुम्हारी मदद हो जाए। शेन इसको कफलिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। शंगनीना इससे पूछती है कि क्या इससे तुम्हारी मदद हुई, तो शेन कहता है कि हाँ ये परफेक्ट है। शेन ये अनाउंस करता है कि अब से शंगनीना इनके साथ काम करने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों अपने साइनिंग डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं। शंगनीना जब यहाँ से जा रही होती है तो टेबल की वजह से गिरने वाली
होती है, लेकिन शेयन शंगनीना की मदद करता है। इन सभी फोटोग्राफर्स ने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया होता है। जब ये दोनों यहाँ से जाते हैं तो एक फोटोग्राफर ये बात कर रही होती है कि शेयन का कफ लिंक शंगनीना के नेकलेस से मिलता है। ये फोटोग्राफर कहने लगती है कि शायद ये सबको ये बताना चाह रहे हैं कि ये कपल है। ये खबर वायरल भी हो चुकी होती है। रात में यांग इसी खबर पर लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती है। शेयन कहता है कि तुम्हें ये कमेंट्स और पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बात की यकीन करो, मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। यांग कहते हैं कि अगर तुम उसको डेट भी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच हो। यांग कहने लगते लेकिन ये तो गलत है, अपनी मॉम्स का प्रेशर हम दोनों को मिलकर बर्दाश्त करना था, अगर तुम इतनी जल्दी किसी को ढूंढ लोगे तो सारा प्रेशर तो मुझ पर आ जाएगा। शेयन कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम अब ये टॉपिक नहीं छोड़ने वाली। यांग कहती है कि मैं सबसे वापस आई हूँ, मेरी मॉम मुझे दिन में 3 बार कॉल करती है। मैंने अपनी मॉम से कहा कि मैं थक गई हूँ, तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि अकेले चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। शेयन कहता है कि तुम्हारी मॉम को इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। यांग कहती है कि तुम्हारे होने का क्या फायदा है, हम दोनों साथ में सिर्फ कोई गेम देख सकते हैं। शेयन कहता है कि मैं तुम्हें शेयर कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। यांग कहती है कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, अपने इशू की वजह से मैं तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर खराब नहीं कर सकती। यांग कहती है कि अगर तुम्हें कभी कोई पसंद आए तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। शेयन कहता है कि तुम कोई अच्छी बात क्यों नहीं करती। ये सुनकर यांग इसका कान पकड़ लेते हुए कहती है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। शेयन साथ ही से माफी मांगने लगता है, कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। यांग कहती है कि अब मैंने इतना भी जोर से तुम्हारा कान नहीं खींचा। तो शेयन कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुमसे ही तो सीखा है। अब यांग जब ये हॉटपॉट ट्राई करती है तो ये शेयन से कहती है कि ये हॉटपॉट खाकर तो मुझे हमारे पुराने टाउन वाला हॉटपॉट याद आ रहा है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो शॉप बंद हो गई है। शेयन कहता है कि वो शॉप बंद नहीं हुई बल्कि वो शॉप कहीं और मूव हो गई है। यांग कहती है कि फिर किसी दिन हम वो हॉटपॉट खाने के लिए चलेंगे। अब शंगनीना सोने से पहले एक लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है जिसके नीचे रोवर लिखा आ रहा होता है और इस लाइव स्ट्रीम के पीछे शेयन का फ्रेंड चंग होता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो शंगनीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये चंग से पूछते हैं कि क्या तुमने शंगनीना की रीसेंट फोटोज देखी हैं? तो चंग कहता है कि तुम लोगों को पहले पिछले हफ्ते का काम खत्म कर लेना चाहिए। आज ऑफिस में यांग को शेयन की कॉल आती है। शेयन इससे पूछता है कि तुम काम से कब फ्री होगी, मॉम ने तुम्हारे लिए अनार भेजे हैं। यांग कहती है कि काम से तो मैं 6 बजे फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मुझे पुराने टाउन में साइट विजिट करने के लिए जाना है, क्यों ना हम लोग आज हॉटपॉट वाली शॉप पर ही मिले। शेयन कहता है कि अगर तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया और तुम्हारा टाउन में घूमने का दिल करे तो हमारी कंपनी का फ्रंटमैन बहुत ही हैंडसम है, वो तुम्हें विजिट करवा सकता है। यांग कहती है कि वो लड़का तुम तो नहीं हो सकते। शेयन कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बेशर्म दिखाई देता हूँ, वाकई में बहुत टैलेंटेड और हैंडसम है। यांग हैरान होते हुए कहती कि क्या वो वाकई में हैंडसम है। तो शेयन कहता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। यांग कहती कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, लेकिन पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। ये कहकर यांग कॉल बंद कर देती है। अब शेयन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मीडिया यूनिट से जो लड़का है उसका नाम क्या है, मेरे पास उसके लिए काम है। इसके साथ ही शेयन को शंगनीना के मैनेजर की कॉल आ जाती जो कि उसको बताती है कि एक जरूरी काम की वजह से हम दोपहर की मीटिंग के लिए नहीं आ सकेंगे। शेयन ये सुनकर खुश होता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और कहता है कि कोई बात नहीं। अब शेयन यांग से मिलने के लिए आ जाता है। यांग इसको देखते हुए कहती है कि तो तुम यंग और टैलेंटेड हो। शेयन कहता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। यांग कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि वो लड़का बहुत हैंडसम है। तो शेयन कहता है कि मैंने जो भी बातें तुम्हें बताई थी वो मुझे डिस्क्राइब करती हैं। यांग इस बात पर इसका मजाक उड़ाई जा रही होती है। यांग कहती है कि तो वही बुक स्टोर है ना जहाँ पर हम आया करते थे। शेयन कहता है कि हाँ, ये दोनों इस बुक स्टोर में आ जाते हैं। यांग कहती है कि पहले से बहुत बदल गया है। शेयन कहता है कि क्या तुम्हें एक कॉर्नर याद है, यहाँ पर हमने बहुत वक्त गुजारा है। यांग कहती है कि हाँ, और एक दफा हम दोनों की बहस हो गई थी जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। शेयन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़कर भला क्यों जाऊंगा। तो यांग कहती है कि ऐसा ही हुआ था। अब पुराना टाइम दिखाया जाता है। शेयन और यांग बहस करने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। फैंग कहता है कि तुम्हें यांग से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन शेयन फैंग की बात को इग्नोर कर देता है। फैंग यांग से कहता है कि तुम इससे बात कर लो, लेकिन यांग भी इसकी बात को इग्नोर कर देती है। ये दोनों एक दूसरे को इशारों से बता रहे होते हैं कि मैं नाराज हूँ। कुछ देर बाद शेयन यहाँ से चला जाता है तो फैंग कहता है कि मैं इसको वापस लेकर आता हूँ। इतने में ही यांग के लिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम जल्दी से अपने भाई के पास आ जाओ। ये अनाउंसमेंट सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शेयन कहता है कि क्या आप दोबारा अनाउंस कर सकती हैं? तो लेडी कहती है कि वो इस बुक स्टोर में नहीं घूमेगी। और तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है, किसी के नाम में भी डैड नहीं आता। शेयन कहता है कि शायद आपको मालूम
मालूम नहीं है, लेकिन ये नाम होता है। इतने में ही यांग आकर इसका कान पकड़ लेती है और इससे कहती है कि तुम मुझे क्या अपना नाम बता सकते हो। तो शेयन डैडी कहता है। ये सुनकर यांग हंसने लगती है। शेयन और यांग पुराने टाउन को विजिट करते हुए स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो इतने में अनाउंसमेंट होती है कि सिटी मैनेजमेंट यहाँ पर आ रही है। तो सभी शॉप वाले अपने टेबल और चेयर्स यहाँ से उठाने लगते हैं। ये दोनों हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। पुलिस यहाँ पर आकर सभी स्टॉल्स वालों को कह रही होती है कि आपको मैंने कितनी बार कहा है कि रोड को ब्लॉक मत किया करें। यांग यहाँ पर अपने कुलीग को देखती है तो ये शेयन से कहती है कि तुम्हें मुझे अपने इस कुलीग से बचाना होगा। यांग शेयन को साइड पर ले आते कहती है कि हमें जल्दी से ये खत्म करके यहाँ से जाना होगा। लेकिन यांग का ये कुलीग यहाँ पर आ जाता है। ये देखते ही शेयन साइड पर चला जाता है। यांग ये कहने वाली होती है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आई हूँ, लेकिन ये देखते है कि शेयन तो साइड पर चला गया है। तो ये कहती है कि मैं यहाँ पर ये खाने के लिए आई थी। अब ये पुलिस ऑफिसर सांग को जानता होता है। जब पुलिस ऑफिसर को मालूम होता है कि ये सांग की लीडर है, तो ये दोनों यांग को फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें अंदर बैठकर खाना चाहिए। यांग बहुत मुश्किल से इनको मना करते कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है। अब जब ये दोनों साइड पर आते तो शेयन इसके कुलीग की नकल उतारते हुए यांग को तंग कर रहा होता है। यांग कहती है कि तुम बस कर दो, तुम बहुत ही अनोइंग हो। शेयन यांग से कहने लगता है कि क्या तुम्हें हमारा सीक्रेट रास्ता याद है? जब भी हम स्कूल से लेट हो रहे होते थे, हम हमेशा उसी रास्ते से जाते थे। यांग कहती कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब ये दोनों अपना वो सीक्रेट रास्ता देखने के लिए आ जाते हैं। शेयन कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली। यांग कहती कि मुझे याद है कि जब हम सेकेंड ईयर में थे तो फ्राइड चिकन खरीदते हुए हमारा सामना एक डॉग से हुआ। तुम डॉग को देखकर इतना पैनिक हो गए थे कि तुम उसको देखते ही भाग गए। मैं तुमसे कह भी रही थी कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। शेयन कहते कि मैं अकेला नहीं भागा, तो तुम भी मेरे साथ थी। यांग कहते कि मुझे तो तुम्हारी वजह से भागना पड़ा था। शेयन कहते कि अगर अब मेरा सामना उस डॉग से हुआ तो मैं उसको देखकर भागूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। इतने में ही ये डॉग यहाँ पर आ जाता है। यांग इसको देखकर रुक जाती कहती है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये डॉग शेयन को देखकर भौंक रहा होता है। इस डॉग को देखकर शेयन बहुत ज्यादा डर जाता है। ये यांग से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शेयन यांग के पास आते हुए कहता है कि आमतौर पर मुझे डॉग से डर नहीं लगता, लेकिन इस डॉग को देखो, ये पागल डॉग है। यांग कहती कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। शेयन कहता है कि पहले तुम भागो, फिर मैं तुम्हें कवर करूंगा। इसकी बात अभी पूरी नहीं होती, यांग पहले ही भाग जाती है। जैसे ही शेयन ये देखता है कि यांग भाग गई तो ये भी फौरन भागना शुरू कर देता है। ये दोनों भागकर जब यहाँ से बाहर आते तो ये डॉग इनके सामने खड़ा होता है। यांग शेयन से कहती कि तुम पैनिक मत करो, मेरे पास स्प्रे है। शेयन कहता है कि फिर जल्दी से तुम मुझे वो स्प्रे दे दो। यांग जल्दी से इसको स्प्रे निकाल कर देती है। शेयन ये स्प्रे इस डॉग पर फेंकता है, लेकिन स्प्रे साइड पर जाकर गिर जाता है। यांग कहती है कि तुम्हारा तो निशाना भी ठीक नहीं है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये डॉग इनके पास आ रहा होता है, लेकिन ये डॉग इन दोनों को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। ये देखकर यांग कहती है कि वो पागल नहीं है, बल्कि हम पागल हैं। शेयन इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो यांग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यांग कहती है कि क्या एक लड़के लड़की का हाथ पकड़ना नॉर्मल है? तो शेयन कहता है कि हाँ। यांग कहती है लेकिन जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो अजीब लगता है। शेयन कहता है कि हाँ ये थोड़ा सा अजीब है। यांग कहती है कि फिर तुम मेरा हाथ छोड़ क्यों नहीं देते? शेयन कहता है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। यांग कहती है कि मैं 3 तक काउंट करूंगी। यांग 3 तक काउंट करती तो शेयन इसका हाथ छोड़ देता है। अब जब ये दोनों वॉक करते जा रहे होते तो शेयन बार बार यांग को देखे जा रहा होता है। यांग कहती कि तुम मुझे बार बार क्यों देखे जा रहे हो? शेयन कहता है कि तुम मेरे पाँव पर खड़ी हो। ये देखते ही यांग पीछे हो जाती है। अब ये दोनों वॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं तो शेयन कहता है कि तुम सही कहती हो, स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ना होता तो मेरी कंपनी इतने अच्छे से नहीं चल रही होती। यांग कहती है कि तुम बहुत ही बेशर्म हो, दिन में तुम झूठ बोल रहे हो। शेयन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। यांग कहती है कि अगर तुम इस तरह से ही बातें करते रहे तो चलते हुए गिर जाओगे। शेयन कहता है कि चलते हुए गिरना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। यांग कहती है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही यांग का पाँव मुड़ जाता है। शेयन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो यांग कहती है कि मुझे दर्द हो रही, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर शेयन यहाँ से जाने लगता है तो यांग कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कुछ ही देर बाद शेयन इसके लिए एक स्टिक ले आता है तो यांग कहती है कि मैं इसका क्या करूंगी? शेयन कहता है कि तुम इसकी मदद से चल सकती हो। ये देखकर यांग को शेयन पर गुस्सा भी आ रहा होता है। यांग अब स्टिक की मदद से चलना शुरू कर देती है। शेयन यांग से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें उठा लूं, तो यांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यांग सब गाड़ी में बैठ जाते तो शेयन यांग के मेडिसिन लगाता है। शेयन कहता है कि बड़ी होने के बावजूद तुम लापरवाह हो। यांग कहती है कि तुम्हें भी तो अभी तक डॉग से डर लगता है। इतने में यांग को अपने डायरेक्टर की कॉल आती है। यांग को अपने डायरेक्टर के साथ डिनर पर जाना होता है। ये सुनकर शेयन अपसेट हो जाता है, कहता है कि अब हम हॉटपॉट खाने के लिए नहीं जा सकेंगे। यांग कहते कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे जाना होगा। शेयन कहते कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि डायरेक्टर तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कहेगा? यांग कहती है कि इसीलिए तो मैंने रिजर्वेशन लेयर हाउस में करवाई है। अब यांग अपने कोलिग्स के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है। इन्होंने यांग की जगह डायरेक्टर के साथ रखी होती
है, लेकिन यांग अपनी कोलीग लिन के साथ बैठ जाती है। ये देखकर डायरेक्टर कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? तो यांग कहती कि ऐसी बात नहीं है, मुझे हल्का सा जुकाम है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए। डायरेक्टर कहते हैं कि हमारी पहली गैदरिंग है तो फिर मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाता हूँ। डायरेक्टर कहते हैं कि हमें यांग को अपने डिवीजन में वेलकम करने के लिए ड्रिंक करना चाहिए। यांग चाय पी रही होती है तो ये देखकर डायरेक्टर कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ ड्रिंक करनी चाहिए। तो यांग कहती कि मैंने अभी मेडिसिन ली है तो मैं अल्कोहल नहीं पी सकती। शेन जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसको याद आता है कि इसने यांग से पूछा था कि तुम्हारे कोलीग्स कैसे हैं। तो यांग कहती कि मेरे कोलीग्स तो ठीक है, लेकिन मेरे डायरेक्टर को बात करते हुए दूसरों के हाथ पर अपना हाथ रखना पसंद है, इसी वजह से शेन यहाँ पर आ जाता है। शेन नोटिस करता है कि डायरेक्टर जानबूझकर यांग के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। चूँकि ये जगह फांग की होती है इसीलिए शेन यहाँ पर वेटर बनकर आ जाता है। अब बारबेक्यू के दौरान शेन डायरेक्टर की सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही डायरेक्टर यांग के ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है तो शेन कहता है कि क्या आपको ये मीट कट करवाना है? तो यांग हाँ बोल देती है। शेन अब ये काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहा होता है ताकि डायरेक्टर यांग के पास ना आ सके। अब डायरेक्टर शेन से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे शेन ये नोटिस करता है कि डायरेक्टर ने यांग की प्लेट में खाना रखा है तो ये यांग की प्लेट उठाकर खाना डस्टबिन में फेंक देता है। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? शेन कहता है कि माफ करना, मुझे लगा कि ये कचरा है। अब डायरेक्टर फिर से यांग को कहने लगते हैं कि तुम फ्रूट वाइन तो पी ही सकती हो। ये फिर से यांग को फोर्स करने लगते हैं। यांग बहुत इनकार कर रही होती है, लेकिन डायरेक्टर इसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तो मिस्टी कहती है कि सबने यांग को मेडिसिन लेते हुए देखा है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसी वजह से तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करना चाह रही। कि यांग को जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते। इतने में ही शेन सूप लेकर इनके पास आ जाता है। जानबूझकर ये सूप डायरेक्टर पर गिरा देता है। डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाओ। अब फांग यहाँ पर शेन को देखकर स्पीचलेस हो गया होता है। अब फांग यहाँ पर सबके सामने शेन को एक एम्प्लॉय की तरह डांटने लगते हैं। इन दोनों की एक्टिंग देखकर यांग को हंसी आ रही होती है। शेन जब डायरेक्टर से माफी मांगते तो फांग कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फांग डायरेक्टर से माफी मांगता कहता है कि आपको इस खाने का बिल देने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए कपड़े भी प्रिपेयर करवाए हैं और ये यहाँ के वेटर्स का यूनिफॉर्म होता है। ये देखकर तो डायरेक्टर को गुस्सा आ रहा होता है। फांग कहता है कि आप हमें अपना एड्रेस दे दें, आपका सूट वॉश करवाने के बाद हम भेज देंगे। यांग यहाँ पर खांसी का बहाना करते हुए शेन का हाथ साफ करती है। वापस जाते हुए शेन कहता है कि तुम बहुत ही काइंड हो, एक वेटर का हाथ तुमने साफ किया है। यांग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि वो वेटर तुम हो। शेन कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो वेटर मैं हूँ? यांग कहती है कि तुम्हारी आंखों से मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। यांग कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में इतनी फिक्र थी कि मेरे कोलीग्स मुझे बुली करेंगे? शेन कहता है कि हाँ थोड़ी सी तो थी। अब शेन फैंग के साथ लेट नाइट स्नैक खाने के लिए आता है। फैंग कहता है कि आज तुम कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हो। शेन कहता है कि मैं नॉर्मल हूँ। शेंग जो दूसरे टेबल पर बैठा होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें यांग पर क्रश है। ये सुनकर शेन कहता है कि तुम्हें फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। फांग कहता है कि इसके और यांग के एक साथ होने के चांसेस 0 के बराबर हैं। शेंग कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, यांग के वापस आने की खबर से ही ये इतना खुश हो गया था, फिर इसने यांग के लिए आउट ऑफ स्टॉक नेकलेस खरीदा और तुम्हें मालूम था कि इस डिनर पर यांग के साथ कोई मसला होने वाला, इसलिए यांग को बचाने के लिए तुमने वेटर बनने की एक्टिंग की और अब जब मैंने इस बारे में बात की है तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। शेन कहता है कि मैं तुम्हें पिछले 7 सालों से जानता हूँ, लेकिन मैं यांग को 13 सालों से जानता हूँ। मैं यांग के बगैर ये कंपनी नहीं बना पाता और अगर ऐसा कुछ होना होता तो बहुत पहले ही हो चुका होता। और वैसे भी दोस्त एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर मैं मुश्किल में होता तो यांग भी मेरी मदद करती। यांग हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, इसलिए मैं दोबारा इस तरह की कोई फजूल बात तुमसे नहीं सुनना चाहता। शेन ये सुनकर हंसने लगता है। फांग जब वापस आता है तो शेन की मॉम इसकी वाइफ को ताजा सब्जियां देने के लिए आई होती है। फांग शेन की मॉम को आज जो कुछ भी होता है उसके बारे में बता देता है। ये सुनकर शेन की मॉम बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि इसका मतलब है कि मैं और मिसेस जाओ इन लॉज बन सकते हैं। आज डांसिंग क्लब में शेन की मॉम ये सारी बात यांग की मॉम को बता देती है, लेकिन ये दोनों आपस में यही बात कर रही होती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप में होना नामुमकिन है। शेन ने जो यांग को अनार भेजे होते हैं, यांग उनकी पिक्चर खींचकर शेन को सेंड करती है। शेन इसको बताता है कि मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ये अपने आप से सवाल करता है कि क्या मुझे वाकई में ही यांग पर क्रश है, लेकिन ये अपने आप से कहता है कि ऐसा नामुमकिन है। यही सोचकर ये यांग को मैसेज नहीं करता। शेन बिजनेस ट्रिप पर जाते हुए अपनी कंपनी की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। अब जूजिंग ग्रुप को दिखाया जाता है। जूजिंग ग्रुप का यांग के बैंक और दूसरे बैंक के साथ एक जॉइंट लोन एग्रीमेंट चल रहा होता है। मिस वे जो के इस ग्रुप की चेयरवुमन होती है, वो मिस्टर साओ से कहती है कि आपको हेशंग पर नजर रखनी होगी। मिस वे कहती है कि आप सब लोग मेरे और डायरेक्टर गैंग के रिलेशन को जानते हैं, इसलिए ये मिस्टर साओ से कहती हैं कि आपको ये काम करना होगा। मिस्टर साओ कहते हैं कि ठीक है। मिस वे कहती हैं कि मैंने सुना है कि हर
हेडक्वार्टर्स ने यांग को हायर किया है। मिस्टर साओ कहती हैं कि आप उस पर भरोसा कर सकती हैं, वो मेरी जूनियर थी। अब यांग घर पर होती है तो ये बार बार अपने फोन को चेक कर रही होती है। इसे जब मालूम होता है कि अवार्ड शेन की कंपनी को मिला है तो ये बहुत खुश हो जाती है। यांग शेन को कंग्रेचुलेशंस का मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रॉफी देखना चाहती हूँ। इसके साथ ही यांग इसको वीडियो कॉल कर लेती है। यांग कहती है कि क्या मैं तुम्हारी ट्रॉफी देख सकती हूँ? शेन कहते हैं कि पहले तुम्हें मुझे देखना चाहिए, क्या तुम अपने दोस्त को मिस नहीं कर रही? यांग कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, इसलिए जल्दी से मुझे ट्रॉफी दिखाओ। इतने में यांग की मॉम भी आ जाती है, कहने लगती है कि तुमने अवार्ड जीता है, मैं भी ट्रॉफी दिखना चाहती हूँ। अब शेन अपनी ट्रॉफी दिखाते हुए कहता है कि ये अवार्ड टॉप 10 नई आने वाली इंटरनेट कंपनीज को मिला है। ये देखकर मॉम और यांग काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। यांग इससे पूछती है कि तुम्हारा बिजनेस ट्रिप कितने दिनों का है? शेन कहता है कि इसके बाद मुझे बैंक्वेट अटेंड करना है और कल मुझे 2 ग्रुप से मिलने के लिए जाना है। 2 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा। शेन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ब्लाइंड डेट पर तो नहीं जाना? अब अपनी मॉम के सामने यांग कहने लगती है कि जब से मेरा ट्रांसफर यहाँ पर हुआ है तो मेरे काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इसके साथ साथ मेरे जो डायरेक्टर है वो भी मुझे बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। अगर अब मुझे ब्लाइंड डेट्स पे भी जाना पड़ेगा तो मैं तो गंजी हो जाऊंगी। मॉम कहने लगते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि महीने में तुम एक ब्लाइंड डेट पर जरूर जाओगी। शेन कपड़े चेंज करते हुए यांग से बात कर रहा होता है तो ये देखकर यांग अपना फेस साइड पर कर लेती है और कहने लगती है कि तुम इस तरह से मेरी तकलीफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी तो तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। शेन कहते हैं कि मैंने कभी भी एक्स्ट्रास को हायर करने के लिए किसी को इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। यांग इस बात का जवाब नहीं देती। शेन कहता है कि अब मुझे जाना है, ये कहकर ये वीडियो कॉल बंद कर देता है। जैसे वीडियो कॉल बंद होती है तो यांग अपने आप से कहने लगती है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब जैसे ही शंगनीना अपनी कार में बैठने वाली होती तो यहाँ पर एक फोटोग्राफर शंगनीना की पिक्चर्स खींचने लगता है। शंगनीना बड़ी मुश्किल से अपना फेस छुपाते हुए कार में बैठ जाती है तो उसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि इसी हुडी वाले आदमी को मैंने लास्ट मीटिंग में भी देखा था। शंगनीना हैरान होते हुए कहती है कि इसको मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम हुआ? ये खतरनाक है, तो मैनेजर से कहकर इसकी पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। अब चंग को दिखाया जाता है जिसको एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल के अंदर ग्लासेस होती हैं। चंग ये ग्लासेस लगाकर किसी से बात करने लगता है। कहता है कि मैं जब इसको टेस्ट कर लूंगा तो डेटा लैब भिजवा दूंगा। अब शंगनीना शेन की कंपनी आ रही होती है तो लिफ्ट में चंग भी आ जाता है। शंगनीना की नजर इसकी ब्लैक हुडी पर पड़ती है और इसको लगता है कि शायद ये वही फोटोग्राफर है, इसलिए पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चंग इन ग्लासेस को टेस्ट कर रहा होता है। पीछे जब पोस्टर लगा होता है चंग उसकी पिक्चर खींचता है तो शंगनीना इससे कहने लगती है कि तुम जल्दी से वो फोटो डिलीट कर दो, लेकिन चंग इसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। शंगनीना इसका एम्प्लॉय कार्ड देखते हुए कहती है कि तुमने मेरा पीछा करने की खातिर फेक कार्ड भी बनवा लिया है। शंगनीना इसे बोले जा रही होती है लेकिन चंग इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और लिफ्ट से बाहर आ जाता है। शंगनीना जब इसको रोकने की कोशिश करती है तो ये ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। शंगनीना कहती है कि फोटो डिलीट कर दो तो चंग कहता है कि ये टूट गया है। शंगनीना कहती है कि मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल कर दिया कि तुम मुझे स्टॉक करते हुए यहाँ तक आ गए हो। इतने में शेन की कंपनी का एक एम्प्लॉय चंग के पास आता है तो ये देखकर शंगनीना एम्बैरेस हो जाती है। ये चंग से कहता है कि ये ग्लासेस तो बहुत कूल लग रहे हैं। तो चंग कहता है कि VR ग्लासेस हैं। कि लड़का कहता है कि ग्लासेस टूट कैसे गए? तो चंग कहता है कि किसी का दिमाग सही से काम नहीं करता, इसीलिए ग्लासेस टूट गए हैं। ये बात सुनकर शंगनीना को गुस्सा आता है। शंगनीना इसके पीछे आती है, पूछती है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर काम करते हो? तो चंग कहता है कि क्या ये कोई जुर्म है? तो शंगनीना इसको कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, सुबह से एक लड़का मुझे स्टॉक कर रहा था और उसकी ड्रेसिंग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। चंग कहता है कि क्या इस तरह के कपड़े पहनना कोई जुर्म है? शंगनीना कहती है कि मैं तुम्हें ये ग्लासेस खरीद दूंगी। तो चंग कहता है कि ये मार्केट से नहीं मिलते। ये कहकर ये चला जाता है। अब मैनेजर शंगनीना से कहती है कि तुम मिस्टर चंग के साथ क्या कर रही थी? शंगनीना ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है कि ये भी इस कंपनी का पार्टनर है। आज शियन बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। मॉम इसको कहती है कि ये पैकेज तुम्हें यंग ने भेजा है। यंग ने इसको टैंजरीन पील भिजवाए होते हैं। देखकर शियन खुश हो जाता है। मॉम शियन को बताती है कि मैं यंग की फेवरेट डिश बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मैं इस डिश को अच्छे से बनाना सीख जाऊंगी तो मैं यंग को इनवाइट करूंगी। अब शियन ये खाने के लिए बैठ जाता है और जब ये अपनी मॉम को ये कहता हुआ सुनता है कि जब ये डिश खाने के काबिल हो जाएगी तब मैं यंग को सरप्राइज दूंगी। तो शियन कहता है कि क्या
अभी इसको नहीं कहा जा सकता। तो मॉम कहती है कि तुम्हें एक दफा ट्राई करना चाहिए। शेन बहुत मुश्किल से थोड़ा सा ट्राई करता है और मॉम को कहता है कि अच्छा है। मॉम कहने लगती है कि अब चूंकि यंग वापस आ गई तो मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। शेन कहता है कि यंग के वापस आने का मेरी ब्लाइंड डेट से क्या ताल्लुक है। मॉम शेन से कहने लगती है कि क्या तुम यंग से कुछ सीख नहीं सकते? अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी भी यंग की तरह अच्छी हो जाए तब मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। मॉम कहने लगती है कि मुझे तो ये सोचकर डर लगता है कि जब फांग दादा बन जाएगा तब भी तुम सिंगल होगे। अपनी मॉम के जाने के बाद शेन कहता है कि यांग और फांग की वजह से हमेशा मुझे डांट पड़ती रहती है। अब शेन यांग को कॉल करके कहता है कि क्या तुमने नाओमी को महसूस किया है? ये सुनकर यांग परेशान हो जाती है, कहने लगती है कि क्या हुआ है। शेन कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मेरे घर के सामने एक बड़ा सा डॉग है जो हमेशा मुझ पर भौंकता है? यांग कहती है कि क्या उसने तुम्हें काट लिया है? शेन कहता है कि उसने वो गिफ्ट खराब कर दिया जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। तो मुझे कंफर्ट करने के लिए क्या तुम हनी केक मुझे दे सकती हो जो तुम्हें बहुत पसंद है? यांग को ये सुनकर गुस्सा आ रहा होता है, कहती है कि ये किस किस्म की लॉजिक है? उसने मेरा गिफ्ट खराब किया है और मैं ही तुम्हें केक की ट्रीट भी दूं? तुम्हें अब सोच आना चाहिए। तो शेन कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। अब यांग इससे मिलने के लिए बाहर आ जाती है। शेन कहता है कि तुम मुझे ट्रीट नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें ट्रीट भी देता हूँ। यांग देखते तो इसमें इसका फेवरेट केक होता है। इतने में ही शेन को कॉल आ जाती है। शेन कॉल पर बात करते हुए कहता है कि बैक सीट में तुम्हारे लिए कुछ है, तुम जाकर देख लो। यांग इस फोटो को देखकर हैरान हो रही होती है। यांग शेन से पूछने लगती है कि ये तो हम हैं। यांग कहता है कि तुम सही समझी हो, इस तस्वीर पर जो साइन होते हैं। शेन उसकी तरफ इशारा करता है। ये देखकर यांग बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि इसकी पेंटिंग्स तो बेचने के लिए नहीं होती। शेन कहता है कि एक दफा मैंने इसकी मदद की थी, उसी के बदले में उसने मुझे अपनी ये पेंटिंग दी है। यांग कहती है कि इसको देखकर मैं इमोशनल हो रही हूँ। अब यांग कार से लिपस्टिक निकाल कर पूछने लगती है कि ये किस लिए? शेन कहता है कि उसने मेरी वजह से तुम्हारा स्प्रे और लिपस्टिक खराब हो गए थे और वैसे भी मेरी मॉम चाहती है कि लाइकेबल कैसे बना चाहता है ये मुझे तुमसे सीखना है, तो मैं अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ। यांग कहती है लेकिन तुम्हें मेरे लिपस्टिक का शेड कैसे मालूम था? शेन कहता है कि मेरे पास आंखें हैं। यांग कहती है कि तुम वो फर्स्ट पर्सन है जिसने मुझे हील्स और लिपस्टिक गिफ्ट की है, तो मैं इस बात पे तुमसे बहस नहीं करने वाली। ये कहकर यांग ये लिपस्टिक लगाने लगती है। यांग जब लिपस्टिक लगा लेती है तो इससे पूछती है कि क्या ये अच्छी लग रही है। शेन इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी भी तुम्हें ये सब गिफ्ट नहीं किया? यांग कहती है कि नहीं। शेन इससे सॉरी कहता है तो यांग कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने लगती है कि मैं और सोंगजुन बहुत क्लोज हुआ करते थे, लेकिन अब देखो बगैर कॉन्टेक्ट के 8 साल गुजर गए हैं। प्यार एक इंस्टेंट इमोशनल बबल है जबकि दोस्ती हमेशा रहती है। यांग कहती है कि दोनों के लिए ही दोस्ती का बॉन्ड तोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब मुझे बहुत पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेन कहता है कि दोस्त रहने में या किसी के साथ पास्ट होने में फर्क होता है। यांग कहती है कि हाँ फर्क होता है, लेकिन जब प्यार गायब हो जाता है तो वो लोग दोस्त भी नहीं रह सकते। यांग कहती है कि बिजनेस ट्रिप की वजह से सब थक गए होगे, तुम्हें भी अब जाकर आराम करना चाहिए। ये कहकर यांग यहाँ से चली जाती है। शेन जब कार में आकर बैठता है तो ये इसी केक को लेकर कहने लगता है कि मैं ये तुम्हारे साथ खाना चाहता था। ये केक खाते हुए शेन अपने आप से कहने लगता है कि मैंने उस इंसान का नाम क्यों लिया जिसने यांग को हर्ट किया था। यांग को देखकर लग रहा था कि वो रोने वाली है। दूसरी तरफ यांग ऐसी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। आज सुबह ऑफिस आने के बाद शेन ये सोच रहा होता है कि यांग ने मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं किया, क्या वो कहीं सोंगजुन वाली बात से नाराज ना हो गई हो। शेन इसको मैसेज करता है कि क्या आज हम साथ में डिनर करें, तो यांग इसको मैसेज करती है कि मुझे आज ओवर टाइम काम करना है। आज ऑफिस में यांग की मुलाकात अपने सीनियर मिस्टर जाओ से होती है। ये पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मैं ज्वाइंट लोन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये यांग से कहते हैं कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं तो क्यों ना हम डिनर करें। यांग कहती है कि वैसे तो मेरा प्लान था लेकिन हम कभी कभी मिलते हैं तो मैं आपको डिनर पर लेकर चलती हूँ। इसी बात की वजह से शेन का मूड खराब होता है। मीटिंग में भी इसका कोई ध्यान नहीं होता। इसके साथ ही इसको यांग का मैसेज आता है कि मैं अपने एक दोस्त को डिनर पर लेकर जा रही हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? यांग इसको रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज देती है और कल वाले गिफ्ट के लिए इसको थैंक्स बोलती है। ये मैसेज देखकर शेन मुस्कुराने लगता है तो फांग कहता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। ये सुनकर शेन कहता है कि नेक्स्ट मीटिंग मंडे को होगी। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर साओ यांग को कुछ दिखाना चाह रहे थे लेकिन यांग को नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मिस्टर साओ कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इतने में यहाँ पर शेन भी आ जाता है जो कि इन दोनों को साथ बैठा हुआ देख लेता है। अब स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शेन हॉस्पिटल में होता है। यांग रोते हुए इसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? तो नर्स कहती है कि फिक्र की बात नहीं है, छोटी सी इंजरी है। यांग कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैं तुम्हें दे सकती थी, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत थी? शेन कहता है कि तुम बिला वजह रोए जा रही हो,
डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं ठीक हूँ। ये कहकर शेयन यांग को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब शेयन यांग को अपने घर ले आता है। शेयन यांग को हाई हील्स गिफ्ट करता है। ये देखकर यांग हैरान हो जाती है, पूछती है कि ये किस लिए। तो शेयन कहता है कि ये ग्रेजुएशन का गिफ्ट है। शेयन कहता है कि ये थोड़ी महंगी थी तो मैंने मॉम से इसके लिए पैसे नहीं मांगे, बल्कि ये खरीदने के लिए मैंने खुद पैसे कमाए हैं। यांग कहते है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये पसंद है। शेयन कहता है कि तुमने अपने फोरम में ये सेव किए थे। यांग कहती है कि अगर मैं अपने फोरम पर चांद सितारे सेव कर लूंगी तो क्या तुम मेरे लिए वो भी लेकर आओगे। शेयन कहता है कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। ये सुनकर यांग बहुत इमोशनल हो जाती है। शेयन कहता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यांग अब ये ट्राई करती है, कहती है कि ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यांग कहती है लेकिन अगर मैं हील्स पहनूंगी तो मैं ज्यादा लंबी लगूंगी। शेयन कहता है कि अगर तुम मुझसे लंबी भी लगोगी तो मुझे कोई मसला नहीं है। यांग जब खड़ी होती तो कहती है कि हमारी हाइट तो सेम लग रही है। इस बात पर ये दोनों हंसने लगते हैं। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखें नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।